हेलो एवरीवन, जैसे हम सोलो करते हैं बायोलॉजी टेस्ट सीरीज, इसका पार्ट नंबर 30 रहने वाला है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड विजिट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप सभी पार्ट्स को विजिट कर पाओगे। ठीक है, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यार इस सीरीज में हम जितने भी क्वेश्चंस को क्लियर कर रहे हैं वो आपकी प्रीवियस ईयर अर्थात यार पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए यार हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, खाद्य किस रूप में कवकीय माइसीलियम में संग्रहित रहता है। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि खाद्य किस रूप में कवकीय माइसीलियम में संग्रहित रहते हैं। शर्करा व स्टार्च के रूप में, प्रोटीन वसाओं के रूप में, ग्लाइकोजन या तेल बिंदुओं के रूप में, या फिर मोनोसेकेराइड रूप में। अर्थात यार जो कवक होते हैं उनमें खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित रहता है। शर्करा स्टार्च के रूप में, प्रोटीन वसाओं के रूप में, ग्लाइकोजन और तेल बिंदुओं के रूप में, या फिर मोनोसेकेराइड के रूप में। जल्दी से बताइए कि खाद्य किस रूप में कवकों में संग्रहित रहता है। तो यार अगर आपसे पूछा जाता है कवकों में जो खाद्य पदार्थ होता है ये किस रूप में संग्रहित होता है, तो ये होता है ग्लाइकोजन और तेल बिंदुओं के रूप में। किस में होता है यार कवकों में जो खाद्य पदार्थ होता है ये संग्रहित होता है ग्लाइकोजन और तेल बिंदुओं के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आहार नाल किस में नहीं पाई जाती है। अर्थात यार कि कौन सा ऐसा जीव है जिसमें यार आहार नाल एब्सेंट होती है। तो जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करिए कि लेवर फ्लूक में, प्लेनेरिया में, एस्करिस में, या फिर टैपवर्म में। जल्दी से बताइए कि किस में आहार नाल नहीं पाई जाती है। आहार नाल किस में एब्सेंट होती है, लेवर फ्लूक में, प्लेनेरिया में, एस्करिस में, या फिर टैपवर्म में। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी कि आहार नाल किस में नहीं पाई जाती है। तो यार अगर आपसे पूछा है आहार नाल किस में नहीं पाई जाती है तो टैपवर्म में। किस में नहीं पाई जाती है आहार नाल, यार टैपवर्म में नहीं पाई जाती है। अर्थात टैपवर्म में जो आहार नाल होती है ये एब्सेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अंतः फलवृत्ति। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो अंतः फलवृत्ति होती है किस में कठोर और कड़ी होती है। अर्थात यार कड़ी का मतलब होता है सख्त। ठीक है, यानी कठोर या सख्त जो अंतः फलवृत्ति होती है ये किस में पाई जाती है। रसदार फलों में पाई जाती है, गुठलीदार फलों में पाई जाती है, पीपों में पाई जाती है, या फिर ब्लास्टा में पाई जाती है। जल्दी से बताएंगे सभी कि अंतः फलवृत्ति होती है ये कठोर और सख्त किस में पाई जाती है। रसदार फलों में, गुठलीदार फलों में, पीपों में, या फिर ब्लास्टा में। तो यार अगर आपसे पूछता है कठोर या सख्त अंतः फलवृत्ति के बारे में, जैसे कि नाम से ही सूझ रहा है कठोर या सख्त, अर्थात यार जो गुठलीदार फल होते हैं, जो गुठलीदार फल होते हैं तो इन्हीं में यार जो अंतः फलवृत्ति होती है जिसे यार एंडोडर्म के नाम से जाना जाता है। अर्थात अंतः फलवृत्ति क्या होती है, इनमें कठोर या सख्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रूट मेरिस्टेम क्या है। अंतस्थ होता है, उपातस्थ होता है, पार्श्विक होता है, या फिर अंतर्विष्ट होता है। सभी को कमेंट करना है। ठीक है, कोई भी देखेगा नहीं, हर एक को कमेंट करना है। टेस्ट है तो टेस्ट की तरह इसे लीजिए और हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। अब क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया रूट मेरिस्टेम क्या होता है। तो जल्दी से बताइए रूट मेरिस्टेम क्या होता है। अंतस्थ होता है, उपातस्थ होता है, पार्श्विक होता है, या फिर अंतर्विष्ट होता है। जल्दी से बताएंगे कि रूट मेरिस्टेम कौन सा भाग होता है। अंतस्थ होता है, उपातस्थ होता है, पार्श्विक होता है, या फिर अंतर्विष्ट होता है। तो याद रखना अगर पूछा जाता है रूट मेरिस्टेम के बारे में तो ये क्या होता है, एक उपातस्थ भाग होता है। क्या होता है, एक उपातस्थ भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यदि आरबीसीज को हाइपोटोनिक घोल में रख दिया जाए तो वे क्या होता है। अर्थात यार वे फट जाएगी, टूट जाएगी, सिकुड़ जाएगी, या फिर आयतन में बड़े होकर फट जाएंगे। तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि यदि आरबीसीज को हाइपोटोनिक घोल, अर्थात यार एक तो होता है हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक घोल। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया यदि आरबीसी को हाइपोटोनिक घोल में रख दिया जाता है तो उन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। सामान्य रहेगी, सिकुड़ कर टूट जाएगी, साथ रहेंगे, या फिर आयतन में बड़े होकर फट जाएंगे। जल्दी से कमेंट करिए कि यदि आरबीसीज को हाइपोटोनिक घोल में रख दिया जाता है तो उन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। सामान्य रहेगी, सिकुड़ कर टूट जाएगी, साथ रहेंगे, या फिर आयतन में बड़े होकर फट जाएंगे। तो किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, तो इस पर पड़ता है यार आयतन में बड़े हो जाएंगे और आयतन में बड़े होकर क्या होते हैं, फट जाएंगे। ठीक है, जो आरबीसीज होती है तो इनको अगर हाइपोटोनिक घोल में रख दिया जाता है तो ये क्या होती है, जो आयतन होता है तो इनमें बढ़ जाएंगे और फट जाएंगे। ठीक है, आयतन में बड़े होकर क्या होता है, फट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नर हार्मोन किसे माना जाता है। अर्थात नर हार्मोन कौन सा है। गोनेडोट्रोपिन है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, या फिर कार्पस ल्यूटियम है। जल्दी से सभी बताएंगे कि नर हार्मोन किसे माना जाता है। गोनेडोट्रोपिन को, टेस्टोस्टेरोन को, प्रोजेस्टेरोन को, या फिर कार्पस ल्यूटियम को। जल्दी से बताएंगे कि नर हार्मोन किसे माना गया है। गोनेडोट्रोपिन को, टेस्टोस्टेरोन को, प्रोजेस्टेरोन को, या फिर कार्पस ल्यूटियम को। तो यार अगर आपसे पूछा था नर हार्मोन के बारे में तो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन सा होता है, नर हार्मोन यार टेस्टोस्टेरोन होता है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मादा हार्मोन होता है, ठीक है, मादा हार्मोन किसे बोला जाता है, तो मादा हार्मोन के लिए याद था एस्ट्रोजन। ठीक है, मादा हार्मोन की अगर पूछा जाता है तो कौन सा होता है, एस्ट्रोजन होता है। और अगर पूछा जाता है नर हार्मोन के बारे में तो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि डीएनए अणु का अर्थात यार जो सिंगल अणु होता है तो उसका डायमीटर अर्थात व्यास कितना होता है। और आपको पता होगा कि जो व्यास को कैलकुलेट किया जाता है किसमें किया जाता है, ये एक यूनिट है, ठीक है। एंगस्ट्रॉन क्या होती है, इसको मेजर करने की एक यूनिट होती है। तो जल्दी से बताइए कि डीएनए का जो एक अणु होता है उसका व्यास कितना होता है। 20 एंगस्ट्रॉन होता है, 50 एंगस्ट्रॉन होता है, 100 एंगस्ट्रॉन होता है, फिर 200 एंगस्ट्रॉन होता है। जल्दी से बताएंगे कि जो डीएनए का अणु होता है तो इसका व्यास, इसका डायमीटर क्या होता है। 20 होता है, 50 होता है, या फिर 100 होता है, या फिर 200 एंगस्ट्रॉन होता है। जल्दी से बताएंगे। तो यार हाँ, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार आपको ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डीएनए के अणु है इनको किस में यूनिट में मेजर किया जाता है, अर्थात यार कौन सी इनकी यूनिट है। तब उसका राइट आंसर होता है यार एंगस्ट्रॉन जो यूनिट होते हैं तो इसमें मेजर किया जाता है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया यार ना कि जो डीएनए अणु का व्यास होता है ये कितना होता है। तो यार अगर बात की जाए सिंगल अणु की तो कितना होता है 20 व्यास, अर्थात यार 20 एंगस्ट्रॉन इस अणु का व्यास होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मेंडल का पृथक्करण नियम लागू होता है। यार हाँ, जो मेंडल के द्वारा पृथक्करण का नियम दिया गया था ये किस पर लागू होता है। केवल द्विसंकरण पे लागू होता है, केवल एक संकरण पे लागू होता है, एक संकरण और द्विसंकरण दोनों पे लागू होता है, या फिर किसी पर नहीं लागू होता है। जल्दी से बताइए। जो मेंडल का पृथक्करण का नियम था तो ये केवल द्वितीय संकरण पर ही लागू होता है, या फिर एकल संकरण पर ही लागू होता है, या फिर इन दोनों पर ही लागू होता है, या फिर इनमें से किसी पर लागू नहीं होता है। जल्दी से बताइए कि पृथक्करण नियम किन किन पर लागू होता है। तो यार हाँ, अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है मेंडल के पृथक्करण के नियम के बारे में तो यार हाँ ये दोनों पर, ठीक है, एकल संकरण और द्वितीय संकरण, एकल संकरण और द्वितीय संकरण दोनों पर लागू होता है। किन किन पर संकरण पर लागू होता है यार हाँ, एकल संकरण और द्वितीय संकरण दोनों पर ही लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक एंजाइम जो कि एल्डोस शर्करा को कीटोस शर्करा में परिवर्तित करने के लिए उत्परिवर्तित करता है, उसे उत्तेजित करता है, उसे प्रेरित करता है, वह एंजाइम कौन सा होता है। जल्दी से बताइए कि एक एंजाइम जो कि एल्डोस शर्करा को कीटोस शर्करा में परिवर्तित करने के लिए उसे उत्तेजित करता है, उसे उत्परिवर्तित करता है, उसे प्रेरित करता है, वह एंजाइम कौन सा होता है। लाइजेज होता है, आइसोमरेज एंजाइम होता है, हाइड्रोजेज होता है, या फिर ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि एक एंजाइम जो क्या है एल्डोस शर्करा को कीटोस शर्करा में परिवर्तित करने के लिए उसे उत्परिवर्तित करता है, उसे उत्तेजित करता है, उसे प्रेरित करता है, वह एंजाइम कौन सा होता है। लाइजेज होता है, आइसोमरेज एंजाइम होता है, हाइड्रोजेज होता है, या फिर ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। तो जल्दी से बताइए कौन सा हार्मोन होता है, अर्थात कौन सा एंजाइम होता है। तो ये होता है आइसोमरेज। कौन सा होता है, आइसोमरेज एंजाइम यार का एल्डोस शर्करा को कीटोस शर्करा में परिवर्तित करने के लिए उत्परिवर्तित करता है, उसे उत्तेजित करता है, उसे प्रेरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया काग उत्तक किससे उत्पन्न होता है। पेरिडर्म से, फेलोजन से, फेलोडर्म से, या फिर फेलम से। जल्दी से बताएंगे कि जो काग उत्तक होता है ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है। पेरिडर्म से, फेलोजन से, फेलोडर्म से, या फिर फेलम से। तो यार कहाँ अगर आपसे पूछा था काग उत्तक के बारे में तो ये उत्पन्न किया जाता है फेलोजन के द्वारा। किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, फेलोजन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से बेमेल को पहचानिए। ठीक है, आपको पूछना है जो बेमेल है उसको आपको पहचानना है। प्रोटिस्टा, मोनेरा, पैरामीशियम, फंजाई। जल्दी से कमेंट करिए कि इनमें से बेमेल कौन सा है। प्रोटिस्टा, मोनेरा, पैरामीशियम, फिर फंजाई। ये तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा यार हाँ कि बेमेल कौन सा है, पैरामीशियम। क्योंकि यार हाँ अगर बात की जाए प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई की, अगर बात की जाए प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई की, तो ये क्या होते हैं तीनों ही जगत। आपने पढ़ा हुआ यार हाँ जगत में 5 को सिलेक्ट किया गया था। एक था यार प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई, इन तीनों को यार हाँ जगतों में शामिल किया गया है। लेकिन यार हाँ जो पैरामीशियम होता है इसे जगत में शामिल नहीं किया गया है। अर्थात यार कौन सा बेमेल है हमारा, पैरामीशियम, जिसकी आकृति चप्पल की जैसी होती है। किसकी आकृति, यानी जो पैरामीशियम होता है इसकी आकृति लगभग चप्पल जैसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है। जल्दी से कमेंट करेंगे कि प्रोटीन का पाचन पेप्सिन के द्वारा, ट्रिप्सिन के द्वारा, एमिनोपेप्टाइडेज के द्वारा, या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं किया जाता है। जल्दी से बताइए जो प्रोटीन का पाचन किया जाता है ये किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है। पेप्सिन के द्वारा, ट्रिप्सिन के द्वारा, एमिनोपेप्टाइडेज के द्वारा, या फिर इनमें से किसी के नहीं द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा किया जाता है। तो यार हाँ अगर आपसे पूछा है प्रोटीन का पाचन तो ये कैसा है, पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है इसी के द्वारा यहाँ प्रोटीन का पाचन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल आइकन दबा देना, जिससे जब मैं हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मादाओं में गर्भावस्था के दौरान, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए कि मादाओं में गर्भावस्था के दौरान भी किसका स्राव नहीं रुकता है।
ठीक है, स्त्राव किसका नहीं रुकता है ये आपको बताना है, और वो भी गर्भावस्था के दौरान। अंडोत्सर्ग का, राजोधर्म का, ग्रेफेन फॉलिकल का परिपक्व होने का, या फिर एस्ट्रोजन के स्त्राव का। जल्दी से बताएंगे कि जो मादाओं में गर्भावस्था के दौरान भी किसका स्त्राव रुकता नहीं है। अंडोत्सर्ग का, राजोधर्म का, ग्रेफेन फॉलिकल के परिपक्व होने का, फिर एस्ट्रोजन के स्त्राव होने का। जल्दी से कमेंट करिए कि किसका स्त्राव नहीं रुकता है। तो यहाँ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है मादाओं में गर्भावस्था के दौरान किसका स्त्राव नहीं रुकता है, तो वो कौन सा होता है, एस्ट्रोजन का स्त्राव। किसका नहीं होता है यहाँ, एस्ट्रोजन का स्त्राव लगातार होता रहता है। ठीक है, चाहे गर्भावस्था हो या फिर नहीं हो, जो एस्ट्रोजन का स्त्राव ये लगातार बहता रहता है। ठीक है, और हमने बताया था कि अगर आपसे पूछा है मादा हार्मोन कौन सा है, तो कौन सा होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति का खून ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति को नहीं समझता है, इसका रीज़न क्या होता है, इसका कारण क्या होता है। अर्थात क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया कि ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति को नहीं दिया सकता है, इसका रीज़न क्या होता है, इसका कारण क्या होता है। तो इसे डायरेक्ट समझ लीजिए कि इसका मुख्य कारण होता है यार ना कि जो दाता होता है इसमें एंटीजन होती है, और जो प्रापक होता है इसमें बी एंटीबॉडी होती है। ठीक है, एक होती है एंटीजन, एक होती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को बोला जाता है प्रतिरक्षी, और जो एंटीजन होती है इसे बोला जाता है प्रतिजन। तो इसका रीज़न क्या होता है, इसका मुख्य जो रीज़न होता है वो होता है यहाँ दाता, अर्थात जिसके द्वारा यहाँ ब्लड को दिया जा रहा है उसमें क्या होती है, ए एंटीजन होती है, और जो प्राप्त करता अर्थात जो एक्सेप्ट करता होता है यानी जो ब्लड को ले रहा है तो उसे बोला जाता है यार प्रापक। और यहाँ पर आप पूछा गया यार दाता में तो क्या होती है, ए एंटीजन होती है, और जो प्रापक है अर्थात जो एक्सेप्ट करता हो उसमें क्या होती है, बी एंटीबॉडी होती है। इसी के कारण यार कि जो ए वाला व्यक्ति है ये ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति को अपना खून नहीं दे सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवीय विभव का संबंध किससे माना जाता है। जल्दी से बताएंगे कि जीवीय विभव का संबंध किससे माना जाता है। रोग का प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने से, प्रदूषण पर काबू पाने की क्षमता से, जनन की क्षमता से, या फिर इन सभी पर। जल्दी से बताएंगे कि जो जीवीय विभव वर्ड होता है तो इसका संबंध किससे माना जाता है। रोग का प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने से, प्रदूषण पर काबू पाने की क्षमता से, जनन की क्षमता से, या फिर इन सभी के द्वारा। तो यार अगर आपसे पूछा था जीवी विभव का संबंध, तो इसका संबंध होता है जनन की क्षमता से। किससे संबंध होता है जीवी विभव का, ये होता है जनन की क्षमता से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संतुलन। ठीक है, इस संतुलन को थोड़ा सा अलग कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए कि प्रकाश तीव्रता की स्थिति में पौधा उत्पन्न करता है, अर्थात यहाँ प्रकाश तीव्रता की स्थिति क्या है, संतुलन है। तब यहाँ जो प्रकाश तीव्रता की स्थिति में पौधा क्या उत्पन्न करता है, अधिक CO2 उत्पन्न करता है, कम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो यार जब प्रकाश तीव्रता की स्थिति क्या होती है, संतुलन होती है, तो यार सभी संतुलित मात्रा में प्रोड्यूस करेगा, सबसे यानी सभी एक्सेप्ट भी करेगा और सब प्रोड्यूस भी करेगा। अर्थात यार ये तीनों ही ऑप्शन गलत है, और इसमें से यार चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि यार जब प्रकाश तीव्रता की स्थिति संतुलित होती है तब क्या होता है, न तो CO2 अधिक प्रोड्यूस की जाती है, न ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस की जाती है, बल्कि क्या होती है, इनकी सभी की संतुलित मात्रा प्रोड्यूस की जाती है, संतुलित मात्रा एक्सेप्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पौधों को आवश्यक नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन हमने कई बार क्लियर कर लिया है, तो इसमें क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा खनिज पोषक तत्व पौधों को आवश्यक नहीं होता है। सोडियम, पोटेशियम, जिंक या आयरन। कौन सा खनिज पोषक तत्व पौधों को आवश्यक नहीं होता है, सोडियम, पोटेशियम, जिंक या आयरन। तो कौन सा होता है, सोडियम। ठीक है, सोडियम जो खनिज पोषक तत्व होता है इसकी पौधों को आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बीटी कॉटन किस जीवाणु का वहन करती है। जल्दी से बताइए, जो बीटी कॉटन होता है अर्थात यार जो बीटी है तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्या होती है, बेसिलस thuringiensis। क्या होती है, बेसिलस thuringiensis। अर्थात इससे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि बीटी कॉटन क्या होती है, बेसिलस thuringiensis को वहन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ऊर्जा के पिरामिड हमेशा अर्थात यार ऊर्जा के पिरामिड सदैव किस प्रकार के होते हैं, खड़े होते हैं, प्रतिलोमित होते हैं, रेखिक होते हैं, या फिर तर्करूपी होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने 12th में पढ़ ही लिया होगा यार कि ऊर्जा के जो पिरामिड होते हैं, ऊर्जा के जो पिरामिड होते हैं सदैव किस प्रकार के होते हैं, खड़े होते हैं, अर्थात यार खड़े होते हैं या फिर सीधे होते हैं। ऊर्जा के पिरामिड सदैव किस प्रकार के होंगे, खड़े या फिर सीधे होते हैं। किस प्रकार के होंगे, ऊर्जा के जो पिरामिड होते हैं सदैव सीधे या फिर खड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पारिस्थितिकी अनुक्रम में स्थायी समुदाय कौन सा होता है। जल्दी से बताएंगे कि जो पारिस्थितिकी अनुक्रम होता है इसमें स्थायी समुदाय कौन सा होता है, पूर्वगामी होता है, पराकाष्ठा होता है, परिवर्तित होता है, या फिर कर्मक होता है। जल्दी से बताएंगे कि जो पारिस्थितिकी अनुक्रम होता है तो इसमें स्थायी समुदाय किसे माना गया है, पूर्वगामी को माना गया है, पराकाष्ठा को माना गया है, परिवर्तित को माना गया है, फिर कर्मक को माना गया है। तो यार अगर आपसे पूछा था स्थायी समुदाय के बारे में तो कौन सा होता है, पराकाष्ठा या फिर पराकाष्ठा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा रोग असंचरणीय है, अर्थात यार हाँ एक से दूसरे से फैलता नहीं है, अर्थात कौन सा कंटामिनेट जो रोग होता है वो कौन सा नहीं है। तो जल्दी से बताइए कि खड़ा होता है, गठिया होता है, हैज़ा होता है या फिर छोटी माता होता है। जल्दी से बताइए कि कौन सा असंचरण रोग है, अर्थात एक से दूसरे में फैलता नहीं है। तो कौन सा होता है, गठिया रोग। क्या होता है, जो गठिया रोग होता है क्या होता है, असंचरणीय रोग है, एक दूसरे से फैलता नहीं है, अर्थात कम्युनिकेशन से ये फैलता नहीं है। ठीक है, असंचरणीय का मतलब आप मान सकते हो कम्युनिकेशन। क्या मान सकते हो, कम्युनिकेशन से ये फैलता नहीं है, अर्थात कौन सा रोग, राइट आंसर आपका गठिया रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एक बीजपत्री पौधों में हाइपोडर्मिस कौन सी होती है, अर्थात जो हाइपोडर्मिस है इसे किस नाम से जाना जाता है, पेरेनकाइमेट्स के नाम से, कोलेरकाइमेट्स के नाम से, कोलेनकाइमेट्स के नाम से, स्क्लेरेकाइमेट्स के नाम से। जल्दी से बताएंगे जो एक बीजपत्री होती है तो उसमें हाइपोडर्मिस को किस नाम से जाना जाता है, पेरेनकाइमेट्स के नाम से, कोलेरकाइमेट्स के नाम से, कोलेनकाइमेट्स के नाम से या फिर स्क्लेरेकाइमेट्स के नाम से। जल्दी से बताइए कि जो हाइपोडर्मिस होता है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो यार हाँ इसका राइट आंसर है स्क्लेरेकाइमेट्स के नाम से। ठीक है, जो हाइपोडर्मिस होती है एक बीजपत्री की तो इसे जाना जाता है स्क्लेरेकाइमेट्स के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस बायोम में समृद्ध मृदा। ठीक है, यहाँ पर इसे हाईलाइट किया गया है, अर्थात आपको बतानी है कि किस में समृद्ध मृदा पाई जाती है, टुंड्रा वन में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण वर्षा वनों में या फिर मरुस्थल में। जल्दी से बताएंगे कि समृद्ध मृदा किस में पाई जाती है, टुंड्रा वनों में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में, शीतोष्ण वर्षा वन में या फिर मरुस्थल में। जल्दी से कमेंट करिए कि जो समृद्ध मृदा है ये किस में पाई जाती है। तो यार हाँ अगर बात की जाए बायोम में समृद्ध मृदा की तो किस में पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। कहाँ पर पाई जाती है समृद्ध मृदा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कोचिनील, अर्थात यार जो किरमजी कीड़े होते हैं, कोचिनील अर्थात यार जो किरमजी कीड़े होते हैं किस काम आते हैं, अर्थात यार किसको कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, खरपतवार नियंत्रण के लिए, पीड़कनाशक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, कैक्टस के नियंत्रण के लिए इनका प्रयोग किया जाता है या फिर इनका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, अर्थात ये किस काम आते हैं, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, कोचिनील या किरमजी कीड़ों का। तो यार अगर आपसे पूछा है कोचिनील या किरमजी कीड़ों का तो इनका प्रयोग किया जाता है मुख्यतः कैक्टस के नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, कैक्टस होता है तो इसके कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग कर दिया है, किरमजी जो कीड़े होते हैं, अर्थात जो कोचिनील जो कीड़े होते हैं तो इनका प्रयोग किया जाता है कैक्टस को कंट्रोल या नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, अर्थात आपको बताना है जो एसिड रेनफॉल होती है तो इसका कारण क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे जो अम्लीय वर्षा होती है अर्थात इसका रीज़न क्या होता है, क्यों होती है अम्लीय वर्षा, ये आपको बताना है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रस ऑक्साइड के कारण, इन दोनों के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे कि अम्लीय वर्षा अर्थात यार जो एसिड रेनफॉल होती है इसका कारण क्या होता है। तो यार हाँ अगर आपसे पूछा था एसिड रेनफॉल के बारे में तो ये मुख्यतः दोनों के द्वारा यार हाँ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड इन दोनों के कारण ही यार हाँ अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, राइट आंसर है दोनों ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सोमय क्लोन प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात यार सोमय क्लोन को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, किरणन के द्वारा, आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा, उत्तक संवर्धन के द्वारा या फिर पादप प्रजनन के द्वारा। जल्दी से बताएंगे जो सोमय क्लोन है तो इसे किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, किरणन के द्वारा, आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा, उत्तक संवर्धन के द्वारा या फिर पादप प्रजनन के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि जो सोमय क्लोन होते हैं तो ये किसके द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यार हाँ उत्तक संवर्धन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, उत्तक संवर्धन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एल्डोस्टेरोन किसके पुनः अवशोषण को उद्दीपित करता है। एल्डोस्टेरोन किसके पुनः अवशोषण को उद्दीपित करता है, पोटेशियम आयन के, सोडियम आयन के, ग्लूकोज के या फिर कैल्शियम आयन के। जल्दी से बताएंगे कि एल्डोस्टेरोन होता है ये किसके पुनः अवशोषण को उद्दीपित करता है, पोटेशियम आयन के, सोडियम आयन के, ग्लूकोज के या फिर कैल्शियम आयन के। तो यार हाँ अगर आपसे पूछा था एल्डोस्टेरोन के बारे में तो ये पुनः अवशोषण बढ़ाता है सोडियम आयन के, किसका बढ़ाता है, सोडियम आयन का पुनः अवशोषण को इंक्रीज करता है, उसे उद्दीपित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि स्पेरोफाइट किस में पूर्णतः या फिर आंशिक रूप से गेमेटोफाइट पर निर्भर रहता है। स्पेरोफाइट किस में पूर्णतः या फिर आंशिक रूप से गेमेटोफाइट पर निर्भर करता है, टेरिडोफाइट पर, जिम्नोस्पर्म में, थैलोफाइट पर या फिर ब्रायोफाइट पर। ठीक है, जल्दी से बताइए कि किस पर निर्भर करता है, टेरिडोफाइट पर, जिम्नोस्पर्म पर, थैलोफाइट पर या फिर ब्रायोफाइट पर। तो अगर आपसे पूछा जाता है यार स्पेरोफाइट के बारे में तो स्पेरोफाइट यार आंशिक या पूर्ण रूप से गेमेटोफाइट के लिए निर्भर किस पर रहता है, ब्रायोफाइट पर रहता है। किस पर रहता है, ब्रायोफाइट पर रहता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि बायोगैस के उत्पादन में कौन से सूक्ष्मजीवों का प्रयोग कैसा है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि नोस्टोक का प्रयोग कैसा है, मेथिनोबैक्टीरियम का प्रयोग कैसा है, सैक्रोमाइसिस का प्रयोग कैसा है, फिर क्लोरेला का प्रयोग कैसा है। जल्दी से बताइए, जो बायोगैस होती है तो इसके लिए सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किसके कैसा है, अर्थात कौन से सूक्ष्मजीवों का इसके लिए प्रयोग कैसा है। तो हमने बताया था यार, पिछली वीडियो में हमने बताया था बायोगैस किसे बोला है, मीथेन को बोला है। बायोगैस किसे बोला है, मीथेन को बोला है। तो इस मीथेन से आपको पता होना चाहिए यार कि किस बैक्टीरिया अर्थात कुछ सूक्ष्मजीवों का प्रयोग कैसा है, मेथिनोबैक्टीरियम का। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हो कि यार हम बायोगैस किसे बोला है, मीथेन को बोला है। और अगर बात करते हैं इसके लिए सूक्ष्मजीवों की तो यार मीथेन, तो मीथेन से याद रखो मेथिनोबैक्टीरियम का। किस सूक्ष्मजीवों का प्रयोग कैसा है, बायोगैस के लिए मेथिनोबैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक से, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।